हम लोग कल बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की, और हमने कल ये पढ़ा था कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत में अपनी जो पावर थी वो ग्रैब की थी, और पावर ग्रैब करने के लिए उसको क्या क्या चीजें करनी पड़ी थी, उस चीज के ऊपर हम लोग कल डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर है? और उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से उसने मंगोलों को हराया। मंगोलों को हराने के बाद उसने उनकी आर्मी को स्लेव बनाया, है ना। अब आर्मी के पास हारने के बाद एक ही ऑप्शन होता था, या तो जो जीता है उसकी बात मानी जाए, या मर जाओ। सीधी सी बात है। अलाउद्दीन ने तो एक ऑफर रख दिया सामने कि अगर जिंदा रहना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं स्लेव बना के रखूंगा, कभी भी मार सकता हूँ। ठीक है ना। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने ये अपनी शर्त रखी थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का एक आइडियोलॉजी और भी थी काम करने की, कि वो जिस बैटल में लड़ता था, उस बैटल को जीतने के बाद उसकी कोशिश ये रहती थी कि जितनी मैक्स टू मैक्स गर्दनें काट पाएगा उतनी वो काटेगा। उसकी एक चाहत थी, अजीब सा उसके पास एक पैशन था कि वो गर्दनों का, एक कटी हुई गर्दनों का एक महल बनाना चाहता था। और दूसरी टर्म पे वो क्या काम करता था कि जिसको हराऊंगा उसकी वाइफ से शादी करूंगा। ये दो उसकी पॉलिसी थी। अजीब व गरीब थी, समझ रहा हूं मैं, लेकिन अजीब ही पॉलिसी पे वो काम करता था। तो उसको तो ये था कि कोई अगर उसका इस्लाम नहीं कबूल करेगा तो उसके लिए सिंपल है, मारेगा, काटेगा, ठीक है, गर्दन अलग करेगा, और गर्दन जो था वो इकट्ठे करने की कोशिशों में लगा रहता था। हालांकि इसके कोई बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, एक दो कुछ बुक्स हैं जिसके अंदर इन चीजों के बारे में जिक्र किया गया है कि ऐसी चाहत रखता था अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है मेरी बात? तो अपने को कहीं भी आंसर राइटिंग में इसको एज अ कोटेशन या एज अ प्रूफ कहीं पे हमें लिखना नहीं है। बस उससे क्या है, आपको एक आइडियोलॉजी क्लियर हो जाएगी कि वो धर्म के प्रति और महिलाओं के प्रति उसकी सोच क्या होगी, है ना। कि अपने धर्म को प्रचार करने के लिए और महिलाओं को किस दृष्टि से वो देखता था। एक ये साउंड आपको क्लियर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का कि उसकी सोच ये थी। तो ये इसलिए बताइए ये बात, ये कहीं आंसर राइटिंग में आपको कोट नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उसके सामने क्या क्या चीजें आई थी प्रॉब्लम, वो हमने पढ़ लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट था कि दिल्ली उसके पास थी, गुजरात वो जीत चुका था। ठीक है, दिल्ली उसके पास आई 1296 में, गुजरात उसके पास आ गया 1299 में। अब प्रॉब्लम आ रही थी बीच का रास्ता। बीच का रास्ता क्या था? बीच का रास्ता था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये चार किले थे जो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट बार बार डाल रहे थे। पहला है झाइन, दूसरा था रणथंभौर, तीसरा था चित्तौड़, और चौथा था जालौर। ठीक है ना, ये चार किले थे। अब झाइन जो था वो दिल्ली के पास था। झाइन जीतना निकले कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, झाइन ये लोग जीत चुके थे। ठीक है ना। ओके, इधर गुजरात इनके पास था, तो इधर जालौर में भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। जालौर भी इनकी बातें मानने को तैयार था, तो जालौर के साथ भी इनका ठीक ठाक चल रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी दो राज्यों में, एक तो था आपका रणथंभौर और दूसरा था चित्तौड़। ठीक है, ये दो स्टेट, दो ऐसी जगह थी जहां पर अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी। उसके लिए इजी नहीं था इन दो जगह को इजिली सॉल्व कर पाए, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिस्ट्री है, उसको जल्दी से सॉल्व कर पाए। ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे क्यों अटैक किया, या क्वेश्चन बनेगा कि उसने चित्तौड़ पे क्यों अटैक किया। मैं ये नहीं कहूंगा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई है जब से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई है ना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए टिल द मुगल एरा, मुगलों के काल तक, ठीक है, कि ये आक्रमण क्यों हुआ, तो आपको एक कॉमन आंसर हर एक किसी के अंदर दे सकते हो, वो है आपका पॉलिटिकल एम्बिशंस। ये कॉमन है। ठीक है ना। तो फ्रॉम फ्रॉम दैट खिलजी एरा टिल द मुगल्स एरा, जब भी कोई क्वेश्चन आया कि इसने उस पर क्यों अटैक किया, ए ने बी पर क्यों अटैक किया, चाहे किसी भी राजा का किसी भी राजा के लिए आ जाए, और सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से कहीं का आ जाए, तो एक आप कॉमन लिख सकते हो पॉलिटिकल एम्बिशंस। ठीक है ना, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, इसको हिंदी में क्या लिखोगे आप लोग? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। क्लियर है ये वाली बात? और बताइए। चलिए, क्लियर है यहां तक की बात? तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो मैं इसके कुछ कॉजेज लिख देता हूं, आपको मेंस में बड़े हेल्पफुल रहेंगे कि यहां से अलाउद्दीन खिलजी जो भी अटैक करेगा, चाहे वो चित्तौड़ पे करे या रणथंभौर पे करे, उसके क्या क्या कारण रहेंगे उसके बारे में बात करें। ठीक है ना। तो पहला कारण तो बड़ा ऑब्वियस हो गया, पॉलिटिकल एम्बिशंस, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? हिंदी में भी लिख देता हूं मैं साथ साथ। कोई आप लोगों ने बताया था कि उसने मंगोलों को असाइलम दिया था।
असाइलम टू मंगोल यानी कि मंगोलों को शरण दी थी। ठीक है, तीसरा क्या लिखोगे? इट वॉज बिटवीन दिल्ली एंड गुजरात। ये दिल्ली और गुजरात के मध्य स्थित था। कारण इसमें क्या दिया जा सकता है कि रणथंबोर was richest state। ये एक मतलब प्राकृतिक दुर्ग था जो प्रकृति के नजर से अनमोल था। ठीक है, रणथंबोर एक रिचेस्ट स्टेट था विच वॉज वेरी कॉस्टली एज पर दी नेचर, है ना। हाँ, ग्रेटर कैसा ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे काय। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक ऐसा दुर्ग था जो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अमीर था और हर चीज इसके पास अवेलेबल थी। ठीक है ना। ऑलराइट, ये मेन कारण हो गए, स्ट्रॉन्ग था, सारी चीजें हो गई। अब कहानी को समझना यहाँ से कितना मजा आने वाला है आपको कि हुआ क्या कि मान लो ये रणथंबोर है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने रणथंबोर को उसके सामने बैठ के घेर लिया। सामने कौन बैठ गया है? अलाउद्दीन की आर्मी इसके सामने बैठ जाती है। क्लियर है मेरी बात कि हाँ भैया हम आ चुके हैं, अब आप लोग किले से बाहर निकलो और आके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रणथंबोर के अंदर बैठे हुए हैं राजा हमीर देव चौहान। ठीक है, कौन बैठे हुए हैं? हमीर देव चौहान। क्लियर है। और इनके दिमाग में चल रहा है कि यार आमने सामने की लड़ाई है और आमने सामने की लड़ाई में बड़ी सीधी सी बात है, जीतेगा वो ग्रुप जिसके पास आर्मी ज्यादा होगी। ठीक है ना। उन्होंने अपनी आर्मी का एक आकलन कर लिया, आर्मी का हिसाब लगा लिया कि एक सपोजिशन लेकर चल रहा हूं कि मान के चलो इनके पास है 5 से 7 हजार आर्मी। ठीक है, 5,000 तो ट्रेंड आर्मी, 7,000 नगर के लोग जो मौके पड़ने पे या समय आने पे थोड़ी बहुत अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना। और वो देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पास तकरीबन तकरीबन 50 से 60 हजार आर्मी है जो वो लेके आया है। ठीक है, तो 5-7 हजार का 50-60 हजार से कोई मुकाबला था नहीं। ठीक है, तो इनको लगा कि समझदारी ये नहीं है कि वहां पर जाकर मरा जाए, वो तो अपना लास्ट ऑप्शन है। ले रहे मेरी बात? तो देखिए हो क्या रहा है कि ये अलाउद्दीन खिलजी लेके बैठा है तकरीबन 50 से 60 हजार की आर्मी और रणथंबोर के अंदर है 5 से 7 हजार की आर्मी। ठीक है ना। अब ये जो आर्मी है 5 से 7 हजार की, उनको बड़ा क्लियर है कि सामने जाके लड़ने का मतलब है मरना। अभी किसी भी सूरत में आमने सामने की लड़ाई उनके साथ नहीं जीती जा सकती। क्लियर है। अब रणथंबोर एक ऐसा किला था जो अभेद्य था, जो अभेद्य था। अभेद्य का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कोई घुस ही नहीं सकता जब तक गेट ना खुले। ठीक है ना। तो 5-7 हजार का क्लियर था कि 50-60 हजार से नहीं लड़ सकते। ठीक है ना। और लड़ें क्यों जब अपने पास एक बेटर ऑप्शन है, तो हम लोग क्यों लड़े? उनके पास बेटर ऑप्शन क्या था कि रणथंबोर के अंदर कोई घुस नहीं सकता अनटिल अनलेस इसके गेट ना खोले, तब तक इसके अंदर कोई घुस ही नहीं सकता। और गेट बनते, वो गेट क्यों खोलेंगे? ठीक है ना। तो हमीर देव चौहान ने अपने जो भी इनके व्यक्ति थे, खास व्यक्ति थे, उन सबसे एक ही बात पूछी कि भाई अपने पास अनाज कितने दिनों का बचा हुआ है? तो उन लोगों ने बोला सर अनाज तो अपने पास बहुत है। कह रहे फिर भी कितने दिनों का है? इन्होंने बोला सर हमारे पास 1 साल से ऊपर का अनाज है। मतलब इतना अनाज है हमारे पास कि हम लोग 1 साल इसमें आराम से सर्वाइव कर लेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो उन्होंने बोला फिर ठीक है, अगर 1 साल सर्वाइव कर लेंगे तो 1 साल अपना एंजॉय करो अंदर, क्यों गेट खोलने? जब अच्छा गेट खोलने का मतलब क्या है, जब हमें कुछ खाने पीने का सामान लेने जाना होगा तो गेट खोलेंगे, है ना। लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके पास है, तो अपने गेट बंद कर लो। क्लियर है मेरी बात? अब यहां से जब तक गेट खुलेंगे नहीं, भाई इसकी आर्मी अंदर जा नहीं सकती। अब आर्मी अंदर जाएगी नहीं तो बाहर कितने समय तक बैठेगी इसको भी नहीं पता, है ना। तो यहाँ पे ये कहानी होगी। अब अलाउद्दीन सोच रहा है कि यार इसके अंदर घुसने का कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा, तो ऐसा क्या करें कि या तो ये बाहर आए या हमें अंदर जाने की एंट्री मिल जाए। अलाउद्दीन को वो रास्ता मिलने को तैयार नहीं है। तो दोनों ही ग्रुप जो थे, वो अलाउद्दीन वाला खासकर बहुत ज्यादा परेशान था और ये अपने अंदर आराम से होली, दिवाली, दशहरा सब चल रहा है इनका।
ठीक है, जो भी उस समय का फेस्टिवल होगा, ये उस टाइम उस फेस्टिवल को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। और अलाउद्दीन की आर्मी बाहर से खड़े खड़े उसको देख के यही सोच रही थी, यार इनके पास कितना अनाज है यार, कभी तो खोलेंगे गेट, अनाज लेने कभी तो जाएंगे, है ना। तो वो चीज इसको समझ में आ गई थी अलाउद्दीन को, कि जिस हिसाब से लोग अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आराम से अपने अनाज अनाज लेके बैठे हैं, तो इनका वेट करने का कोई फायदा नहीं है, गेट खोलेंगे ही नहीं। क्लियर है। लेकिन होता क्या है कि हर दुर्ग का, हर फोर्ट का, हर किले का एक रास्ता ऐसा होता है, एक सेकंड, हर किले का, हर फोर्ट का एक रास्ता ऐसा होता है जो खुफिया रास्ता होता है, यानी कि जहां से इंफॉर्मेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं, किले के अंदर से खुलते हैं और किसी दूर गांव में जाके वो निकलते हैं। ठीक है ना, ये बात अलाउद्दीन को भी पता थी, क्योंकि वो भी यार दिल्ली का सुल्तान था, ऐसा हल्का फुल्का आदमी तो था नहीं। ठीक है ना, तो अलाउद्दीन ने अपने खुफिया बंदे लगा दिया, पता करो कोई ना कोई तो रास्ता ऐसा होगा जहां से बाहर से इनके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि हमारे पास कितनी सेना है। ठीक है ना, और बाहर से सारे के सारे चीजों को ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट तो कर रहे होंगे। तो इसकी जो आर्मी है वो अलग अलग टुकड़ियों में दूर दराज चली जाती है कि कहीं ना कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्लियर है। ये जो आर्मी है वो निकल जाती है। अब अच्छा, जब आर्मी जाती है तो ये एक गांव में पहुंच जाते हैं, इनको आइडिया लग गया कि यहाँ से कुछ हलचल, कुछ गतिविधि हो रही है। गांव कोई भी मान लो ये गांव का नाम है एक्स, है ना, जो रणथंभौर की टेरिटरी में आता है, गांव का नाम है एक्स। ठीक है, तो उनको डाउट हुआ कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही गतिविधियों को जब नोट किया तो उन्होंने दो व्यक्ति पकड़ लिए। ठीक है, इनको था कि ये दोनों जो है वो किले के अंदर बाहर का काम कर रहे हैं। एक का नाम था रणमल, रणमल, और एक का नाम था रतिपाल। ठीक है, आर्मी ने दोनों बंदों को अरेस्ट कर लिया कि भाई तुम लोग आ जाओ। दोनों को बिठाया, थोड़ा सा इंट्रोगेशन हुआ तो उन्होंने क्लियर कर दिया, हाँ जी, किले के अंदर और बाहर का काम हम ही लोग करते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला यार एक बात बताओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, सिंपल सी बात बताओ, तुम लोग किले से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो लड़ने के लिए? जब हम लोग सामने बैठे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, तो एक बार बाहर तो आओ लड़ने के लिए। तो दोनों बोल रहे हैं यार आए क्यों, जरूरत ही नहीं पड़ रही बाहर आने की। तो कहते हैं तुम्हारे पास कितना अनाज है? कहता है 1 सवा साल का है। तो कहते हैं इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो डाउट था वो एकदम ठीक था। इतना सारा अनाज लिए जब ये लोग बैठे हैं, कोई भी ग्रुप बैठा होगा, तो क्या ही करेगा बाहर आके, हम तो पागलों की तरह बस बैठे रहेंगे। फिर ये बोलता है अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें किले के अंदर घुसना हो तो क्या रास्ता है? इन्होंने बोला जिस रास्ते से हम आए इसी रास्ते से तुम चले जाओ। वो कह रहा है इसमें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज हैं? कह रहा भैया 100% पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार में एक बंदा ही अंदर जा पाएगा। आप सेना लेके अंदर घुस ही नहीं सकते हो। सेना लेके अंदर घुसना तो एक ही रास्ता है, बस गेट। ठीक है ना, एक बार में अगर एक एक करके जा सको तो चले जाओ। उसने बोला अच्छा जहां पे किले के अंदर ये दरवाजे खुलते हैं वहां पे क्या होता है? कि भाई वहां पे आर्मी खड़ी है पूरी, उसकी हमीर देव चौहान की। आप जैसे अंदर आओगे वो आपको मारेंगे, फिर दूसरा आएगा फिर दूसरे को मारेंगे। तो ये प्लान तो कैंसिल, कि भैया अंदर तो जा ही नहीं सकते। क्लियर है वाली बात। इस पर मोहर लग जाती है कि कोई भी अलाउद्दीन की सेना बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकती। करे अब बाहर आने के लिए क्या किया जाए? तो अलाउद्दीन ने क्या किया, इन दोनों को लालच दिया कि भाई तुम एक काम करो, तुम लोग हमारे सपोर्ट कर दो, हमारे को साथ दे दो थोड़ा सा, और अंदर घुसने के लिए हमें कोई तरकीब बता दो या कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे हमारी जो आर्मी है वो अंदर घुस सके। बदले में मैं तुम्हें रणथंभौर का किला दे दूंगा, तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगा, तुम अपने हिसाब से काम करना, तुम्हें हमीर देव चौहान की या किसी भी राजा की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं बैठा हूं, तुम लोग मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें यहाँ पे हमीर देव चौहान को मार के तुम लोगों को यहाँ का राजा बना दूंगा। ठीक है ना। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यही मार दूंगा। गर्दन काटने में, अच्छा वो रूमर्स फैली हुई थी गर्दन काटता है ना, खौफ तो था ही उसका। ठीक है ना, तो दोनों के पास ये दो ऑप्शन थे, या तो इसका सपोर्ट करें या गर्दन कटवा लें। हर एक कोई ऐसा नहीं होता कि गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो थे वो इतने डर गए कि इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी का सपोर्ट करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने एक रास्ता बता दिया कि एक तरीका है जिससे किले के दरवाजे खुल सकते हैं। अलाउद्दीन ने बोला क्या? कहने लग गया कि किले के अंदर सारी हिंदू जनता है, हिंदू सेना है, सब हिंदू हैं कि हाँ, और अनाज के अंदर अगर गौ मांस डाल दिया जाए तो वो जो अनाज 1 साल का है वो 1 मिनट में खराब हो जाएगा, उसको कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगाएगा। और अगर जो तालाब है किले के अंदर जो पानी है उसमें गाय का ब्लड मिला दिया जाए तो पानी 1 सेकंड के अंदर पूरा खराब है। हिंदू भूखा प्यासा मर जाएगा, लेकिन ना तो उस पानी को हाथ लगाएगा और ना ही उस अनाज को हाथ लगाएगा। ये रास्ता है, तब उसको मजबूरी में बाहर आना पड़ेगा। अलाउद्दीन कह रहा वाह यार वेरी गुड, ये तो हमारे दिमाग में आइडिया आया ही नहीं, कहाँ से लाते हो ये आइडिया? उसने बोला सर यूट्यूब पे हमें फॉलो करो, सारे आइडिया हम लोग आपको यूट्यूब पे दे देंगे। खैर एनीवे मजाक था, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, आइडिया दे दिया, इनको आइडिया के बदले में पैसा पूसा दिया गया और दोनों ही लोगों ने, मतलब अलाउद्दीन ने इनको गाय का मांस और ब्लड उसमें मिलाने के लिए
इनको मना लिया, दोनों राजी भी हो गए कि सर ठीक है हम लोग ये काम कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जब भी अटैक वटैक होगा तो आप हमें और हमारी फैमिली जो हमारे खास होंगे उनको नहीं मारोगे। उन्होंने कहा ठीक है, ओके ठीक है। तो रणमल और लतीपाल अंदर जाते हैं, अंदर कोई चेकिंग तो थी नहीं, इनका रोज का काम था, है ना, और ये काम ही इनका एक था। तो सामान वामान लेके अंदर घुस जाते हैं और रणथंभौर का जो अनाज भंडार होता है और जो तालाब होता है, ठीक है ना, इसके अंदर गौ मांस और इसके अंदर गाय का ब्लड मिला देते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? और जैसे गौ मांस और गाय का ब्लड मिल जाता है तो वहां पर किले के अंदर हर एक व्यक्ति बोलता है भैया भूखे मर जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन अब इस खाने को हाथ नहीं लगाएंगे जिसके अंदर हमारी माँ का ब्लड हो या उसका मांस इसके अंदर डाल दिया हो, उसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। क्लियर है? यानी कि जो यहाँ पे रणथंभौर की प्लानिंग थी या हमीरदेव चौहान की प्लानिंग थी कि 1 साल तक अपना चिल मारना है, ठीक है ना, वो चिल सारा का सारा 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया। क्लियर है? अब उनको पता चल गया घर का कोई ना कोई भेदी है ना, कि चलो अब वो कह रहे हैं घर के भेदी को ढूंढने में समय क्यों व्यतीत करना, अब एक पिक्चर तो क्लियर है कि अपने को मरना है ना मरने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो अंदर भूखे मरते हैं तड़प तड़प के, तो भी गेट खोल के वो अंदर घुसेगा, लूटपाट तो भी करेगा, और जब मरना ही है तो अपन राजपूत हैं, राजपूतों की तरह मरेंगे, गेट खोलो बाहर चलते हैं मरने के लिए और लड़ेंगे ऐसे कि इतिहास हमें याद रखेगा कि युद्ध हो तो ऐसा युद्ध हो। फिर जब 5 यार लड़ेंगे तो फिर लड़ेंगे तभी ऐसे 5 यार, ठीक है ना। तो अब मरना तय है कि भैया मरना अपना फिक्स है, तो जब मरना तय हो जाए किसी भी युद्ध के अंदर कि अब हमें मरना है और मरने के लिए हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं, तो उस युद्ध का नाम हो जाता है साका, जहां पे मरना फिक्स हो, ठीक है ना, और वो मरने के लिए उस युद्ध को कोई व्यक्ति जब लड़ता है तो राजस्थान में उसको क्या बोला जाता है? साका। तो इसको बोला जाएगा साका 1301। क्लियर है यहां तक की बात? ये वर्ड भी अगर आप लोग लिख दोगे ना अपनी आंसर राइटिंग में, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सोच लो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इस वर्ड के। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है 1301 के अंदर साका होता है। साका का ना एक रूल है, आप लोगों ने जौहर कई बार सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने सती प्रथा भी सुनी होगी, सुनी है सबने, जौहर और सती प्रथा सबने सुनी होगी, है ना। तो उस तरीके से एक साका का सिस्टम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि जब भी बैटल स्टार्ट होने वाला हो, जब भी युद्ध स्टार्ट होने वाला हो, तो जो मेल हैं, ठीक है, जो मेल हैं वो केसरी, केसरी यानी कि सैफ्रॉन कपड़े पहन के लड़ने के लिए युद्ध मैदान में जाते हैं। ओके अमित भाई, ठीक है, जो मेल हैं वो सारे के सारे एक सैफ्रॉन यानी केसरी कपड़ा सर पे बांध के या अपने उस कलर के कपड़े पहन के युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं, और ये कह के जाते हैं कि अब हम वापस नहीं आएंगे, यानी कि बच भी जाएंगे तो भी वापस नहीं आएंगे, वहां पे अपने प्राण त्याग के ही आएंगे, ठीक है ना, वापस नहीं आना। अब उनको क्लियर है अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, अब हमें वहां पे मरना है, और जब किसी को पता हो कि भैया आज मरना अपना तय है, तो उसको ये भी पता है कि मुझे लड़के मरना है, तो यार चाहे वो आप हो या मैं हूं, लड़ेगा तो सही व्यक्ति, है ना, और वो जो लड़ेगा ना उस जैसा कोई लड़ भी नहीं सकता कभी, है ना। सही बात है। चलिए यहां तक की, और जब फीमेल्स को पता है कि ये आज हम लोग इससे लास्ट मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद ये कभी वापस आएगा ही नहीं, ठीक है ना, तो फीमेल क्या करती हैं जब वो युद्ध में जाते हैं तो उनके युद्ध में जाने से पहले क्या कर लेती हैं? जौहर, ठीक है, यानी कि जो मेल हैं वो अपने सामने अपने परिवार को पहले खत्म करते हैं, उसके बाद वो लोग लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं, इसको आप बोलते हो साका। क्लियर है यहां तक की बात कि जो मेल हैं वो उसके सामने उनकी फैमिली खत्म होती है, और जब उनकी फैमिली खत्म हो जाती है तो वो अपने केसरी कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं। अच्छा, अब वो वापस आएंगे भी क्यों? परिवार में कोई है ही नहीं, है ना। ये एक और आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि यार घर में कोई है ही नहीं, वापस जाके करेंगे क्या? बच भी रहा होगा बंदा तो भी सोचेगा यार क्या घायल पड़ा रहना, चल किसी और को मारता हूँ, क्या पता वही मार दे, है ना। तो इस तरीके से एक इसका सिनेरियो बनाया जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि हमीरदेव चौहान हमीरदेव चौहान की वाइफ है और एक इनकी बेटी है, और एक इनकी बेटी है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है, हमीरदेव चौहान की एक वाइफ है और एक इसकी बेटी है। वाइफ का नाम है रंगा देवी और बेटी का नाम है देवल देवी। कई जगह पे इसका नाम देवल देव लिखा हुआ है और बहुत सी जगह पे इसका नाम देवल देवी भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो रंगा देवी कौन है? ये पत्नी है। और देवल देवी कौन है? ये उनकी पुत्री है, उनकी बेटी है। क्लियर है। अब जौहर का रूल क्या है? जौहर का रूल ये है कि जो जौहर है वो कौन करेगा? मैरिड। ऑब्वियस सी बात है, जो
महिला जिसकी शादी हो रखी होगी वही जौहर करेगी, ठीक है ना। दूसरा, अनमैरिड गर्ल बट मस्ट बी लेस देन, मस्ट बी मोर देन, ठीक है। ये रूल है, अभी मैं हिंदी में भी इसको लिखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक एक बार समझ लो कि उनके जाने से पहले वहां के जो उनका परिवार है वो जौहर करेगा। जौहर का सिस्टम क्या है कि जो महिला जो मैरिड होगी वो जौहर कर सकती है, और वो लड़की जौहर कर सकती है जिसकी एज 14 साल से ज्यादा है, ठीक है। 14 साल से कोई भी लड़की जो छोटी होगी वो मैरिड तभी करे शादी, वो जौहर तभी करेगी जब या तो वो मैरिड हो या तो वो जौहर कर ही नहीं सकती। क्लियर है, ये इसका रूल है। तो जौहर का रूल, मैरिड फीमेल्स, मैरिड वुमेन्स, ठीक है, या कोई अगर अनमैरिड भी है तो 14 से ऊपर की होगी तो उसके पास अधिकार है अपनी मां के साथ जौहर कर सकती है। क्लियर है। और 14 साल से कम की बच्ची एक ही शर्त पे जौहर कर सकती है, अगर बचपन में उसकी शादी कर दी गई हो तो। बाल विवाह बहुत होते थे राजस्थान में, आज भी होते हैं, है ना। बहुत से जिले, बहुत से गांव ऐसे हैं वहां पे आज भी बाल विवाह चल रहे हैं। क्लियर है मेरी बात। तो ये उसका रूल है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देवल देवी की एज तकरीबन तकरीबन 12 से 13 साल। कितनी एज? 12 से 13 साल, ठीक है। किसकी? देवल देवी की ये एज है। क्लियर है मेरी बात यहां तक, ठीक है। अब जो हमीरदेव चौहान है उसको तो शाखा का रूल पता है, उसको तो पता है भैया मुझे तो आज बाहर लड़के मरने के लिए जाना ही है ना। उससे पहले पूरा परिवार उसके सामने है, ये जल जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगा। तो हमीरदेव चौहान क्या करता है, बेचारा परेशान हो गया, इस थॉट को लेके वो बहुत ज्यादा परेशान था, ठीक है, हमीरदेव चौहान, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने आप को रूम लॉक कर लेता है। रूम लॉक का मतलब समझते हो, अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेता है, कमरे के अंदर बंद कर लेता है, बाहर नहीं आता, ठीक है ना। और बाहर वो त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं जौहर का। बाहर जितने भी उसके नागरिक हैं वो साके का या जौहर का इज अ काइंड ऑफ फेस्टिवल, इसको एंजॉय कर रहे हैं, इसको वो जी रहे हैं। आखिरी पल है, समाज के साथ, अपनों के साथ, परिवार के साथ, है ना। तो वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्या शानदार तरीके से ढोल नगाड़े बज के वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब वो सभी लोग जब देख रहे हैं भैया राजा कहाँ है, तो राजा दिख ही नहीं रहा उन्हें। और ऐसी सिचुएशन में राजा का ना दिखना क्या इंडिकेशन जाता है, क्या साइन जाता है? राजा डर गया, यही साइन जाएगा इसका, है ना। क्या राजा डर गया, वो मरने से डर रहा है, वो अपने आप को घर में बंद करके बैठ गया। ये वाली बात पता चल जाती है किसको? रंगा देवी को, कि राजा जो है वो रूम लॉक है, वो घर से कमरे से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। और जिसके चक्कर में समाज के या जो किले के अंदर जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है, कि राजा डर गया, राजा ने हमारी बेइज्जती करा दी। तो वो कहती है यार ऐसे राजा का मुंह तो नहीं देखा जाएगा। तो राजा डर के कमरे के अंदर बैठ गया, लेकिन फिर भी कह रही एक बार मिलकर तो आऊंगी इस राजा से, ठीक है। वो गेट के अंदर घुसती है, तोड़ती है पहले तो दरवाजे को दया के स्टाइल में, तोड़ के अंदर जाती है। तो अंदर जाने के बाद वो राजा को बोलती है कि थोड़ी बहुत शर्म है, बाहर पब्लिक ढोल नगाड़े बजा रही है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम मरने के लिए जलने के लिए तैयार हैं और तुम वो जो रूम से बाहर नहीं आ रहे हो। तो राजा बोलता चिल बेबी चिल, पहले बैठ आराम से, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करते। तो कहते क्या बात है। तब वो राजा उसको ये वाली बात बताता है कि ये मेरी समस्या है। समस्या मतलब ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अपनी बेटी जो 12-13 साल की है उसको कैसे जलने की परमिशन दे दूं, जबकि साके का जो रूल है वो उस रूल में आ ही नहीं रही है, ठीक है। और हर बाप के अरमान होते हैं बेटी की शादी शान और शौकत से करना, कि अब मैं 2 मिनट के अंदर बेटी की शादी किससे करूं ताकि वो जौहर कर सके, है ना। तो ये उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसी वो प्रॉब्लम अपनी वाइफ को बताता है, वाइफ कहती है ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो मेरे साथ मोए मोए हो गया, है ना। अब क्या हुआ, अभी तक तो बस भाई रूम लॉक था, अब भाभी भी रूम लॉक हो गई है, अब भाभी भी बाहर नहीं आ रही है। समाज के अंदर फिर से बातें शुरू हो गया, भाई राजा क्या आदमी है यार, हम लोग बाहर मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, तुम दोनों अंदर ही बैठ गए, है ना। अब ये कहानी चलते चलते रूमर्स कहां पहुंच जाती है, बेटी के पास। बेटी को पता चलता है कि बाप जो है वो रूम से बाहर नहीं आ रहा। पहले तो अकेला था, मम्मी भी नहीं आ रही, वगैरह, यार कितनी शर्म की बात है। अब बेटी दया बन जाती है, गेट तोड़ती है, अंदर घुस जाती है। बोलते हैं, क्या हो यार तुम लोग। अच्छा वहां देख रही है कि माँ बाप दोनों रोने में लगे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा इसका क्या समाधान निकाला जाए। अब जो है वो बेटी भी उस घर के अंदर जब घुसती है अपने पापा मम्मी के पास जब जाती है तो उसको ये अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है। तो वो बेटी को पूरी कहानी बताते हैं, है ना। हालांकि इसका ना कई दोहों में, बहुत अच्छी अच्छी किताबों के अंदर इसको ना कई दोहों में बड़ा अच्छे से समझा रखा है। और वो दोहे हालांकि आपके आंसर राइटिंग के काम के नहीं है, पर बहुत अच्छे से इसको ना कई कवियों ने बहुत शानदार तरीके से इसको लिख रखा है। छोड़ते हैं उस बात को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देवल देवी को वो ये वाली बात बताते हैं, बेटा ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ। देवल देवी बोलते हैं, "अरे, इतनी सी बात, बस
इतनी छोटी सी बात कर दी कि मैं मैरिड नहीं हूँ इसलिए आप मैं जौहर नहीं कर सकती, कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसे कोई होता है? दोनों सोचा था कि यार ये क्या बात हुई? बेटा तेरा कोई अफेयर-वफेयर था क्या? अपना इंस्टाग्राम चेक करा पहले तो तू हमको। एक बेटी कहती है अरे अफेयर-वफेयर कुछ नहीं था, आपकी ये प्रॉब्लम मैं सिर्फ 5 मिनट में खत्म करूँगी। बाप बोलता है ऐसा क्या करने वाली है? कि आप बस 5 मिनट दो आपकी प्रॉब्लम खत्म, ठीक है? देवल देवी जाती है उस 5 मिनट के अंदर किले की छत पे खड़ी हो जाती है और तालाब में कूद के जान दे देती है। फिर मेरी बात? अब सोचो कि कैसे क्या माहौल रहा होगा उस टाइम पे रणथंभौर किले का कि जब वो बेटी जो सोच रही है कि मेरे पापा सिर्फ इस वजह से युद्ध नहीं लड़ने जा पा रहे हैं या इतने कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि वो मेरे को जौहर नहीं करवा पा रहे हैं और मैं जौहर के लिए एलिजिबल नहीं हूं। इस चक्कर में एक राजा, चाहे वो बेशक मेरे पापा हैं, लेकिन एक राजा उसकी प्रजा के सामने उसकी इमेज खराब हो रही है, तो वो लड़की तालाब में कूद के जान देते। कई इतिहासकार इस घटना को जल जौहर बोलते हैं। कई हिस्टोरियन इसको क्या बोलते हैं कि ये जल जौहर था, लेकिन जल जौहर कोई टर्म नहीं है, कोई टर्म है ही नहीं, कोई शब्द है ही नहीं जल जौहर। जौहर एक ही होता है आग में कूद के, और कोई जौहर नाम की चीज होती नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी जल जौहर टर्म इसके लिए यूज मत करना। क्लियर है? तो क्या करती है बेटी? पानी में कूद के जान दे देती है। याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिख देना काइंड ऑफ जल जौहर, लेकिन कहानी आपको याद रहनी चाहिए कि उसने पानी के तालाब में कूद के जान दी। ठीक है ना? और उसके बाद किले का जो माहौल था वो और ज्यादा जोश का और मतलब गर्मजोशी वाला माहौल हो जाता है। अब सब मरने मारने के लिए एकदम तैयार हैं। सारी महिलाएं जाती हैं, जौहर करती हैं, ठीक है, और ये लोग जाके युद्ध लड़ते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि इन 5,000 लोगों ने 5-7,000 लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के 30,000 से ज्यादा सिपाही मार दिए थे। उसके बाद मरे थे सारे के सारे। क्लियर है मेरी बात? ये था 1301 का रणथंभौर युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच, है ना? अब देखो कि अलाउद्दीन खिलजी की 1296 ईयर याद रहेगा, 1299 याद रहेगा, तीसरा 1301 याद रहेगा। ये 3 ईयर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना? 1299, 1296 और 1301, 1303 में, ठीक है? 1303 क्या था भाई? 1303 क्या था? चित्तौड़, ठीक है? 1303 क्या था? चित्तौड़। क्लियर है मेरी बात? अब वही क्वेश्चन मेरा एक बार फिर से आ गया कि चित्तौड़ पर हमला क्यों करेगा, चित्तौड़ पर अटैक क्यों हुआ, या चित्तौड़ के साथ की कहानी क्या थी, एक बार मुझे बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करेगा? व्हाई द अलाउद्दीन खिलजी विल अटैक ऑन द चित्तौड़? इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना? पहला पॉइंट मैं दे देता हूं, बाकी आप लोग देते रहना। पहला है पॉलिटिकल एम्बिशंस, यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। टैक्स, टैक्स से पूरे। तीसरा आंसर दिया इन्होंने पद्मावती, एज पर लिटरेचर पद्मावत, रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी। ईयर है इसका 1540। इन बिटवीन, इन बिटवीन बे ऑफ गुजरात, गुजरात के रास्ते में आ रहा था ना, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक। कि एक तो कर लेना राजा से बार बार, ठीक है, दूसरा पद्मावती जो एक लिटरेचर में है, फिर क्या है वो दिल्ली और गुजरात के रास्ते में आ रहा था, ठीक है, और चौथा क्या है भौगोलिक स्थितियां या उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है ना? ज्योग्राफिकल कंडीशन भी क्या समझोगे कि ये दिल्ली है, ये गुजरात है, झाइन इनके पास चला गया, रणथंभौर इनके पास चला गया, इधर जालौर है वो ऑलरेडी इनसे मिला हुआ है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो भी इनके पास है, तो एक ही बच रहा है बीच में, चित्तौड़। तो इसको क्यों छोड़ा जाए? ठीक है, तो इसलिए चित्तौड़ की जरूरत थी क्योंकि चित्तौड़ के बिना काम पूरा हो नहीं रहा था, यानी चित्तौड़ के बिना इनका जो मकसद है वो पूरा सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए चित्तौड़ इनको चाहिए ही चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ तक की बात?